कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे, यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बच्चे आज का जो क्लास होने वाला है, बच्चे आज की इस क्लास में हम लोग रेनबो पार्ट सॉरी बच्चे पैनोरमा पार्ट 2 बुक से लिया गया पोएट्री सेक्शन से बच्चे सेकंड लास्ट चैप्टर। सेकंड लास्ट बोलने का मतलब हो गया बच्चे 7th चैप्टर, मतलब टोटल इसमें 8 चैप्टर्स हैं आपके पोएट्री सेक्शन में। टोटल 8 ही चैप्टर हमको पढ़ना है पोएट्री सेक्शन में, और उसका बच्चे ये 7th चैप्टर होने जा रहा है इस क्लास में। तो हम कह सकते हैं कि आज ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है। लास्ट चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 8 है, जिसका टाइटल है मार्था। ओके, उससे पहले बच्चे आपका चैप्टर का टाइटल क्या है? द स्लीपिंग पॉटर। क्या है? द स्लीपिंग पॉटर। ओके, तो प्यारे बच्चे आप लोग भाई क्लास में जल्दी से आ जाइए, तो हम क्लास को भाई शुरू करते हैं, है ना। आज के इस शानदार क्लास को हम शुरू करते हैं, जहां आज के इस चैप्टर में हम लोग एक और कविता को पढ़ने जा रहे हैं, कविता को समझने जा रहे हैं, और देखते हैं कि आज की ये कविता हमें कितनी बड़ी सीख देती है ना। भाई हर चैप्टर अपने आप में एक नई सीख लेकर के आती है। डिपेंड हमारे ऊपर करता है कि हम उस चैप्टर से कितना कुछ सीख लेते हैं, है ना, चाहे वो कहानी हो चाहे वो कविता हो। ओके बच्चे, पैनोरमा पार्ट 2 में भाई जितने भी चैप्टर्स रहे हैं आप स्पेशली पोएट्री सेक्शन में, वो कुछ ना कुछ हमें सिखाने के लिए ही आए थे, और जाते जाते ये सेकंड लास्ट चैप्टर में कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। चलिए तो बच्चे एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओके चलिए, सबको गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग भाई। जल्दी आप लोग क्लास में आइए, फिर हम क्लास को शुरू करते हैं। जल्दी आप लोग विदिन 60 सेकंड्स, 1 मिनट के अंदर आप लोग सारे बच्चे क्लास में आ जाइए, फिर हम क्लास को शुरू कर देते हैं। जल्दी बच्चे आपका देखिए पोएट्री सेक्शन का आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग आ जाएंगे अपने प्रोज सेक्शन पे लगातार, ठीक है। हाँ, इस पोएट्री सेक्शन के बाद आपका एक और पहले प्रोज चैप्टर पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में फिर पोएट्री सेक्शन को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। मतलब बच्चे आपका टाइम से आपका सिलेबस बिल्कुल बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके चलिए, अब सारे बच्चे क्लास में आ चुके हो तो हम बच्चे क्लास को शुरू कर देते हैं। जैसा कि बच्चे टाइटल दिया गया है द स्लीपिंग पॉटर, है ना। क्या नाम है भाई? द स्लीपिंग पॉटर नाम है इस चैप्टर का, इस कविता का। सबसे पहले ये क्या है? एक पोम है। क्या है भाई? एक पोम है। क्या है? ये कविता है, ये है ना। एक पोम है, एक कविता है, जिसका टाइटल है द स्लीपिंग पॉटर। बच्चे पॉटर का मतलब क्या होता है? देखिए, पोर्ट का मतलब होता है, पोर्ट करने का मतलब होता है कोई भी सामान को ना एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना। सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ले जाना। पोर्ट का मतलब होता है बच्चे किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पे लेके जाना, उसको बोलते हैं पोर्ट करना कहते हैं। और यहाँ बच्चे क्या लग गया? उसमें ER लग गया, तो क्या हो गया? ये पोर्टर हो गया। क्या लग गया? पोर्टर हो गया ये। तो इसका हिंदी जगह सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला, क्या हो जाएगा? ले जाने वाला। अब वाला हो चाहे वाली हो, है ना। अभी तक तो नहीं पता चल रहा है भाई यहाँ पर अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ? द स्लीपिंग पॉटर। अभी वाला है कि वाली है ये चर्चा बाद में करेंगे, लड़का है कि वो लड़की है। लेकिन एक बात है कंफर्म कि ये इंसान की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये एक इंसान की बात कर रहा है ना। कि एक ऐसा इंसान जो एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोर्टर कहते हैं, है ना। बच्चे पोर्टर को आप लोग भाई कह सकते हैं एक तरह का कुली कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप लोग भाई? बोलते हैं ना कुली। कुली क्या करता है? सामान को इस जगह से उस जगह पर लेके जाता है ये, ठीक है। तो हम लोग इसको शॉर्ट में कुली कह सकते हैं, चलेगा ना चैप्टर को समझने के लिए, ठीक है। चलिए, तो जितने बच्चे भी क्लास में जुड़े हुए हैं, ओके चलिए, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम चल रही है क्या? ओके, मेरी बात बच्चे आप तक साफ साफ पहुंच पा रही है क्या? हाँ यार बच्चे, मेरी बात आप तक साफ साफ पहुंच रही है क्या? नहीं बच्चे, टाइम कहाँ चेंज हुआ है? टाइम तो भैया आपका 2:30 से 3:30 से क्लास चलता है बच्चे, वैसे ही है ना। टाइम पे तो आपका क्लास शुरू हो चुका है, कोई दिक्कत किन्हीं को? ओके बच्चे, क्लास स्टार्ट हो चुके हैं ना? ओके
जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं बच्चे आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं प्यारे बच्चे आप अपने इंग्लिश क्लास का भी इंतजार कर रहे थे। यहाँ मेरे प्यारे बच्चों आपका इंतजार खत्म होता है। हम दीपक शर्मा एक बार तहे दिल से सारे प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म पे, टारगेट बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का जो क्लास होने वाला है बच्चे, आज की इस क्लास में हम लोग अपने पनोरमा पार्ट 2 से बच्चे पोएट्री सेक्शन से लिया गया एक चैप्टर जिसका नाम है द स्लीपिंग पोर्टर। बच्चे ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, मतलब आपका ये सेकंड लास्ट चैप्टर आपका आज का है ये, क्योंकि बच्चे इस पोएट्री सेक्शन में टोटल 8 ही चैप्टर्स है, मतलब 8 चैप्टर्स हैं और जिसका हम लोग 7 चैप्टर आज कंप्लीट करने वाले हैं ना, मतलब स्टार्ट हमने करना है और इसे आज या कल तक में फिनिश कर देना है। तो मतलब बच्चे पोएट्री सेक्शन के जो सिलेबस हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट पड़े हैं, है ना। चलिए तो भाई एक प्यारा सा बच्चे, गुड मॉर्निंग आप सभी को। सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं? सारे बच्चे क्लास में आ गए हैं क्या? ओके, मेरी बात बच्चे आप तक पहुंच रही है साफ साफ? बच्चे मेरी बात आप तक साफ साफ पहुंच पा रही है क्या? ओके, एक बार सारे बच्चे भाई कमेंट कर दीजिएगा, मेरी बात बच्चे आप तक साफ साफ पहुंच रही है? एक बार सारे बच्चे भाई क्लास को बताएंगे बच्चे, मेरी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है क्या? ये बच्चे मेरी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है क्या? ओके, यार बच्चों मेरी आवाज आप तक साफ साफ पहुंच रही है क्या? अब बोलो ओके है ना, कोई दिक्कत नहीं? ओके, कोई दिक्कत नहीं किसी को? ओके ठीक है बच्चे। चलिए बच्चे, थोड़ा सा ग्लिच आ गया होगा एप्लीकेशन में, समझ गए ना बच्चे, उसकी वजह से, क्योंकि बच्चे क्लास आपका टाइम पे स्टार्ट हो चुका था लेकिन दिक्कत ये था, थोड़ा सा इशू हो गया था, इस वजह से हम लोग ये जो सामने है ना स्क्रीन पे हम आपको नहीं दिखाई दे पा रहे थे, ठीक है। इसके लिए हम सॉरी कह सकते हैं आपको। आ रहा है ना सब कुछ? चलिए बहुत बहुत बढ़िया। तो बच्चे क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने बच्चे कहा कि आज का हमारा जो चैप्टर है बच्चे, आज का हमारा जो चैप्टर है ना, ये आपको भाई फिर से समझा देते हैं। देखिए हमने क्लास शुरू कर दिया था, हमने आपको इतना समझा भी दिया था, लेकिन बाद में फिर हमने आपके कमेंट को पढ़ा कि भाई ये वीडियो आप तक चल ही नहीं पा रहा था। ऐसा करते हैं, आपको फिर से समझा देते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे, हमने कहा कि आज का बच्चे हमारा जो चैप्टर है ना, देखिए उसका नाम क्या है, द स्लीपिंग पोर्टर, है ना। यहाँ बच्चे इस टाइटल में टोटल 3 वर्ड्स लिखे गए हैं, द स्लीपिंग पोर्टर। बच्चे सब समझिएगा, ये जो PORT बच्चे पोर्ट है, इसका मतलब होता है किसी सामान को, पोर्ट का मतलब होता है किसी सामान को ना एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ठीक है। एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, ओके। ओके बच्चे यहाँ देखिएगा, तो भाई पोर्ट का मतलब होता है किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाना, ये हो गया पोर्ट का मतलब, ये क्रिया हो गया, काम हो गया। इसी बच्चे क्या लग गया, ER लग गया, क्या लग गया, ER लग गया, ER लग गया। तो बच्चे इस ER लगने से क्या हो गया भाई, ये इंसान के बारे में चर्चा करने लगा कि जो पोर्ट करने का काम करता है उसको बोलते हैं पोर्टर। तो पोर्ट करने का मतलब किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाना, और उसको ले जाने वाला, उसमें लग गया ER, तो भाई इसका हिंदी हो गया, ले यहाँ लग गया वाला। तो किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाला जो इंसान होता है उसको हम लोग कहते हैं पोर्टर। क्या बोलेंगे, पोर्टर कहते हैं, ठीक है। हाँ आप कह सकते हैं बोझ ढोने वाला, चाहे बोझा उठा करके यहां से वहां ले जाने वाला, आप कैसा ऐसा कह सकते हैं। हालांकि वो दूसरों के लिए वो बोझा दिखता है, लेकिन किसी के लिए वो जिम्मेदारी दिखता है ना। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है, आप उसको क्या समझते हैं, आप उसको बोझा समझ रहे हैं कि आप इसको फिर आप जिम्मेदारी समझ रहे हैं, है ना। हाँ लास्ट बच्चे क्लास टेस्ट देते समय आपका क्लास रुक गया था ना अचानक से ना, हाँ 43 तक बच्चे क्वेश्चन आपने कर लिया था, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन जितना भी बच्चे आपने टेस्ट में दिया था, क्वेश्चन को डील किया था, उतना आपका बहुत अच्छा गया था मार्क्स, ओके।
तो यहाँ देखिए बच्चे, इसका मतलब कि अभी ये वाला है कि वाली, अभी हमें ये पता नहीं चला, अभी क्लियर नहीं हुआ है कि यहाँ पर कोई जेंट्स है या फिर कोई लेडीज है ना। खाली ये पता चला है कि यहाँ पर पोर्टर का मतलब हो गया किसी सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने वाले इंसान के बारे में ये हमारा चैप्टर है। ओके, और क्या भाई, तो स्लीपिंग, स्लीपिंग का मतलब होता है सोता हुआ। क्या हो जाएगा? स्लीपिंग का मतलब सोता हुआ। स्लीप मतलब सोना, स्लीपिंग मतलब सोता हुआ। अब एक जो पोर्टर है उसके बारे में क्या एडजेक्टिव यूज किया गया है कि सोता हुआ पोर्टर। अब यहाँ पोर्टर को भाई अपने भाषा में हम कह सकते हैं कुली। क्या बोल सकते हैं? कुली कह सकते हैं, है ना। तो सोता हुआ कुली क्या है? सोता हुआ कुली। स्लीपिंग पोर्टर का मतलब क्या हो सकता है? सोता हुआ कुली, है ना। चलिए, तो प्यारे बच्चे, अभी हमने इस टाइटल का मतलब अच्छे से समझ लिया है कि टाइटल क्या है, द स्लीपिंग पोर्टर। बोलने का मतलब कि सोता हुआ कुली है। अब इस चैप्टर के जो कंपोजर है, इस पोएट्री जो पोएम है आज की हमारी, इसके जो कंपोजर हैं उनका नाम है लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, है ना। नाम थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन कविता बच्चे बहुत ही सिंपल वे में इन्होंने लिखा है, समझ गए। यहां देखिएगा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। आप बताइए, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि हु हैज कंपोज्ड दिस चैप्टर या हु हैज कंपोज्ड द पोएम स्लीपिंग पोर्टर, किसने लिखा है इस चैप्टर को? ऑप्शन तो पक्का है कि 4 दिया रहेगा, 4 में से एक नाम पूरा लिखा रहेगा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। ऐसा भी ऑप्शन मिलेगा एग्जाम में कि शॉर्ट फॉर्म में लिख देगा LP देवकोटा, ऐसा भी नहीं करेगा कभी, पूरा फुल नाम लिखा रहेगा। तो हमें एक थोड़ा सा ट्रिक लगा देना याद करने के लिए, ताकि एग्जाम के दिन तक हमको ना याद रहना चाहिए कि हाँ ये क्या है भाई, इस चैप्टर के राइटर हमारे यही हैं और दूसरा कोई नहीं हो सकता है। यहां देखिए बच्चे, तो यहां ट्रिक क्या लगा, देखिए ट्रिक कैसे बनता है। दोनों में से एक ऐसे कॉमन वर्ड को चुन लीजिए और दोनों को आपस में रिलेट कर दीजिए, बन जाता है वहां से ट्रिक। आप भी बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो ट्रिक बनाएंगे तो आप उसी को याद करें बच्चे, ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि हाँ कि सर का ट्रिक भाई अच्छा है तो आप इसे याद कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कि हमसे भी हम तो ऐसे याद कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है फिर, ये है ना। यहाँ देखें बच्चे, तो हमने यहाँ ट्रिक क्या बना लिया, यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए स्लीपिंग का मतलब क्या होता है भाई, स्लीप मतलब क्या होता है? सोना, है ना, नींद वाला सोना, गोल्ड वाला नहीं। यहाँ देखिए, तो हमने कहा कि सोने से, है ना, सोने से लक्ष्मी नहीं आती है भाई। लक्ष्मी मतलब धन दौलत, सोने से लक्ष्मी नहीं आती है ना। ये देखिए, एक सिंपल सा लाइन हो गया, रिलेटेबल भी हो गया कि जो इंसान मेहनत करता है तभी उसके पास धन दौलत लक्ष्मी आएंगी। जो इंसान धन दौलत चाहता है उसको मेहनत करना पड़ेगा। तो यहाँ सोने से, खाली स्लीपिंग करने से लक्ष्मी नहीं आती है। एक सिंपल सा लाइन हो गया, रिलेटेबल हो गया हमारे अपने लाइफ से, याद हो गया। एग्जाम में पूछा स्लीपिंग पाउडर किसने लिखा है, भाई वर्ड को क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे। वहां स्लीपिंग लिखा हुआ है मतलब सोने से लक्ष्मी नहीं आती है, बस यहाँ पर देखिए लक्ष्मी लग गया। क्योंकि देखिए, अगर आप प्रसाद पे अगर ट्रिक बनाएंगे तो भाई प्रसाद नाम के एक व्यक्ति और हो चुके हैं, हमारे रह चुके हैं इसी 15वां पार्ट 2 बुक में, है ना। याद कीजिए, दुर्गा प्रसाद पांडा, पॉलिथीन बैग के जो चैप्टर के जो राइटर थे कौन थे? वो दुर्गा प्रसाद पांडा। तो प्रसाद वर्ड को ना आप ट्रिक मत बनाइएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में रहिएगा कि इस चैप्टर का राइटर कौन है, दुर्गा प्रसाद पांडा है कि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी हैं। ठीक है बच्चे, तो याद रखिएगा कि सोने से लक्ष्मी नहीं आती है। सोने मतलब यहाँ देखिए स्लीपिंग, और यहाँ लक्ष्मी देखिए साफ साफ लिखा गया है। बाकी बात करें इनके डेट ऑफ बर्थ की चाहे डेट ऑफ डेथ की, बच्चे यहाँ देखिए रखिएगा 1909 मतलब 1909 और 1959 1959, देख रहे हैं मात्र बच्चे यहाँ पर 50 साल का फर्क है, यही है ना। 9 में जन्म हुआ, 1909 में इनका जन्म हुआ, 1959 में इनकी डेथ हो गई। जानते हैं क्यों? इसके पीछे का रीजन अभी बुक में तो लिखा नहीं है, लेकिन इसके पीछे का रीजन है ऐसा कि ये बहुत बड़े चेन स्मोकर थे ये। ओके, मतलब ये स्मोकिंग बहुत ज्यादा करते थे, स्मोकिंग बहुत ज्यादा किया करते थे ये, और बहुत कम एज में, सोचिए मात्र ओनली 50 के एज में दुनिया को अलविदा कह गई है। तो इनसे हमें लाइफ सीख क्या मिलती है कि वी शुड नॉट स्मोक, हमें धूम्रपान नहीं करना चाहिए, है ना। आप देखिए, इतने अच्छे कवि थे, बहुत कम एज में दुनिया को अलविदा कह के चले गए, है ना। चलिए, तो यहां से बच्चे जितना भी क्वेश्चन पूछना होगा, क्या पूछ सकता है, इस चैप्टर के कंपोजर कौन है, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, इनका डेट ऑफ डेथ क्या है, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, थोड़ा सा देखिएगा इनके बारे में भाई थोड़ा सा पर्सनल डिटेल्स दिया गया है, मतलब इसी जो राइटर हमारे हैं इनके बारे में थोड़ा सा पर्सनल, है ना, डिटेल्स दिया गया है पढ़ने के लिए। क्वेश्चन बच्चे यहां से पूछा जाता है, कहते हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न इन काठमांडू, मतलब भारत के नहीं बल्कि नेपाल के व्यक्ति हैं ये, है ना। यहाँ देखिए कहाँ है काठमांडू, काठमांडू कहाँ पड़ता है भाई, तो नेपाल में पड़ता है। कहाँ? नेपाल में काठमांडू पड़ता है, ठीक है। तो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न इन काठमांडू, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ही ऑब्टेन्ड अ बैचलर ऑफ आर्ट्स, मतलब क्या हो गया, बीए, बैचलर ऑफ आर्ट्स क्या हो गया, बीए का डिग्री। बीए का डिग्री इन्होंने कहां से लिया था, तो पटना में इन्होंने आके पढ़ाई किया था, पटना यूनिवर्सिटी इन 1929। 1909 में जन्म हुआ, 1929 में मतलब 20 साल की एज में, जब ये 20 साल के थे, 20 इयर्स ओल्ड, तो 20 साल में इन्होंने बीए का डिग्री ले लिया था। कौन से विश्वविद्यालय से, तो पटना यूनिवर्सिटी से, मतलब पटना विश्वविद्यालय से, ठीक है। स्मोकिंग का मतलब क्या बच्चे, धूम्रपान करना, सिगरेट पीना, चाहे उस तरह का कोई भी चीज है उसमें धुआं अंदर फेफड़ा में जाता हो, समझ गए। इन 1948 1948 में ही प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल ऑफ नेपाल। नेपाल में क्या हुआ था, फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल हुआ था, मतलब क्या, एक पहला, मतलब पहली बार नेपाल में कोई नेशनल पोएट्री फेस्टिवल हुआ था, मतलब राष्ट्रीय तौर पे मतलब यहाँ कविताओं का एक
मतलब एक समारोह किया गया था जहां पर ढेर सारे वहां पर आए थे कवि लोग और अपनी अपनी कविताओं को वहां पर सुना रहे थे। तो द फर्स्ट नेशनल पोएट्री फेस्टिवल जो कि हुआ था कहां पर, नेपाल में, ऑर्गेनाइज्ड बाय, और इस कार्यक्रम को जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया था, मतलब कार्यक्रम को जिन्होंने रखा था, बनाया था, बाय नेपाली साहित्य परिषद। ये एक संगठन है नेपाली साहित्य परिषद। साहित्य बोलने का मतलब जिसमें कविताएं भी हो, कहानियां भी हो, तो ये एक संगठन है जिसका नाम है नेपाली साहित्य परिषद। इन्होंने ही एक कार्यक्रम को बनाया था, कार्यक्रम को रखा था, जिसमें इन्होंने 1948 में 1948 में आकर के अपनी कविता को सुनाया था। कौन? लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी। ठीक है, चलिए अब भाई इनके लाइफ से जो भी कुछ बच्चे जुड़ी हुई बातें हैं यहां हमने देख लिया है। अगर यहां से क्वेश्चन करना होगा तो पूछा जाएगा, ठीक है ना बच्चे? यहां देखिएगा। अब जिन बच्चों को लगता है कि हाँ सर ये बाद में हम भूल जाएंगे कि इसका हिंदी मतलब क्या हुआ और हमारे पास उतना टाइम नहीं होता है, तो बच्चे आप चाहे तो पैनल पीडीएफ से भी चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी आपके सामने जितना भी देखिए बड़ी बड़ी लाइंस लिखे गए अंग्रेजी में, इन सब का बच्चे आपको हिंदी वर्जन भी साथ में देखिए दे दिए हैं। लेकिन ध्यान रहे बच्चे, जब रिवीजन करना हो तभी हिंदी की ओर आपको जाना है। ऐसे कोशिश करनी है आपको हमेशा कि इंग्लिश सेंटेंस को ही बार बार रीड करें, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम होगा, हिंदी है ना उसमें लिखा नहीं रहेगा। तो आपको कोशिश करने के हम लोग कम से कम इंग्लिश वाले वर्ड को ही कैप्चर करें। रिवीजन करने के टाइम में आप हिंदी को देख सकते हैं कि हाँ इसका इस लाइन का ये मतलब था, जब भूल जाएंगे तब, ऐसे नहीं। नेक्स्ट वन, अभी कहते हैं इमीडिएटली आफ्टर दिस पोएट्री फेस्टिवल, और जैसे ही ये कार्यक्रम कंप्लीट हुआ था, ये कविता सुनाने वाला जो कार्यक्रम रखा गया था, जैसे ये पोएट्री फेस्टिवल फिनिश हुआ उसके इमीडिएटली मतलब तुरंत बाद, ज्यादा देर नहीं, तुरंत बाद, है ना, तुरंत बाद, ही एक्साइल्ड हिमसेल्फ टू वाराणसी, ये चले गए वाराणसी। कहां चले गए? ये वाराणसी चले गए, अपने घर बार सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब नेपाल में इनका जो प्रॉपर्टी था, अपना घर बार था, उन सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए कहां? बनारस चले गए उस टाइम। ये उसी पोएट्री फेस्टिवल के बाद में, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, वही उसी कार्यक्रम के जस्ट आफ्टर ये चले गए तुरंत में कहां? वाराणसी, मतलब बनारस, जो कि भारत में पड़ता है, चूंकि ये है नेपाल के पर्सन। ठीक है, टू एडिट युगवाणी, मतलब गए थे वहां पर, एक युगवाणी नाम की क्या है ना, एक कंपोजिशन, एक रचना है, जिसको ये एडिट करने के लिए चले गए थे कहां? भारत, बनारस जगह पे। यहां बच्चे युगवाणी बोलने का मतलब है द वॉइस ऑफ द एज, मतलब युग मतलब हो गया एज, मतलब एक समय, और वाणी मतलब हो गया आवाज, या फिर आप कह सकते हैं कोई ऐसी कोई रचना कह सकते हैं इसको आप। ठीक है, विच वॉज अ माउथ पीस ऑफ द नेपाली कांग्रेस, मतलब नेपाली कांग्रेस नाम का जो भी संगठन रहा होगा नेपाल में, ठीक है, उसका ये माउथ पीस, मतलब उसी, ये जो आप देख रहे हैं बच्चे युगवाणी जो लिखा हुआ है, युगवाणी, ये नेपाली कांग्रेस का ये माउथ पीस है, मतलब कि एक खास रचना है वहां की, और उसी खास रचना को ये क्या करने गए थे? वाराणसी, मतलब बनारस में, उसको एडिट करने आए थे। एडिट बोलने का मतलब होता है संपादित करना, मतलब कुछ कोई चीज अगर पहले से लिखी हुई है ना, उसी में थोड़ा सा और मिर्च मसाला लगाना। जैसे आप लोग कैसे करते हैं, एक सिंपल सा फोटो होता है, उसमें आप लोग क्या क्या कर देते हैं? पूरा एकदम लिपा पोती लगा देते हैं, एडिट कर देते हैं उसको, है ना, उसी स्टाइल में बच्चे। अब यहाँ देखिएगा, इन नेपाल, और इनके भारत आने के बाद में सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या हुई इनके साथ में? इन नेपाल, नेपाल में हिज हाउस, इनका अपना घर, और इनके जितने भी संपत्ति थी, इनका जितना भी प्रॉपर्टी था ना, जितने भी संपत्ति थी, वर कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केट करने का मतलब सरकार के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। देखते हैं घर के बाहर जिसको लोग बोलते हैं कुर्की जब्ती कर लेना, उसी को बोलते हैं बच्चे अंग्रेजी में कॉन्फिस्केट कर लेना कहते हैं। तो कॉन्फिस्केट कर लिया गया मतलब जब्त कर लिया गया। ठीक है, इनकी सारी संपत्ति और इनका अपना घर जो नेपाल में था, काठमांडू में, सबको जब्त कर लिया गया बाय द गवर्नमेंट, मतलब सरकार के द्वारा, क्योंकि जब्त करने का अधिकार सिर्फ गवर्नमेंट को हो सकता है और किसी को नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब ये रहा डिटेल्स इनके इस राइटर के बारे में, इस पूरे लाइन का बच्चे ये हिंदी वर्जन हो गया आपके सामने। ठीक है ना, रिवाइज करना होगा तो आप यहां देख सकते हैं। फाइनली बच्चे अब हम लोग आते हैं अपने इस चैप्टर में, इस पोएम में, ठीक है, इस कविता में। तो नाउ द पोएम स्टार्ट्स। अब यहां से आपकी कविता शुरू होती है बच्चे। लाइन बाय लाइन आपको मतलब समझाते चलते हैं, पहले पढ़ेंगे फिर उसका मतलब समझाएंगे आपको, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने बच्चे पोएम को अच्छे से सीखा तो समझिए कि यहीं पर आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएंगे? याद हो जाएंगे। देखिएगा, आपको अलग से फिर रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। आप देखिएगा लास्ट में हम कविता पढ़ने के बाद में आपको पहले समझाते हैं, फिर आपसे लास्ट में हम 2-3 सवाल पढ़ेंगे, आप बताएंगे उसका आंसर, हमें पता चल जाएगा कि आप लोग कविता को अच्छे से पढ़ लिए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये कहानी किसके बारे में भाई? ये कहानी एक कूली के बारे में, एक पोर्टर के बारे में, है ना, एक बोझा ढोने वाले इंसान के बारे में। आप बोझा कह सकते हैं, चाहे उनको एक जिम्मेदारी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, A 25 किलो लोड ऑन हिज बैक, एक कुली की कहानी बता रहे हैं। कौन? ये कवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी। चूंकि इनका घर काठमांडू में है, और काठमांडू क्या भाई, पहाड़ी एरिया पूरा होता है, पूरा फुल ऑफ सीनरी है, नेचर से भरा हुआ जगह है काठमांडू, नेपाल पूरा का पूरा। और वहां पर जो घर होते हैं ना, वो नीचे से ऊपर, मतलब भाई वो पहाड़ों पर ही घर होते हैं, और वहां लोगों का आना जाना पहाड़ से नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाना होता है। उन लोगों की भाई डेली रूटीन रहता है उन लोगों का। बच्चे लोग स्कूल भी जाते हैं ना, तो वैसे ही नीचे से पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाते हैं, या जब उतरते भाई तो पहाड़ से नीचे जाते हैं स्कूल, समझ गया। तो वैसी एरिया में इनका घर है, और ये वहां के लोगों को ना, वहां के लोगों को ये सामान ढोते हुए अक्सर देखते हैं। तो इन्होंने का मन हुआ कि भाई इस पे हमें कविता लिखें। तो कविता में इन्होंने लिखा एक दिन कि एक दिन मैंने ऐसे इंसान को देखा, जो इंसान क्या था? एक कूली था, मतलब सामान को ढोने वाला था।
25 किलो लोड ऑन हिज बैक। अच्छा, यहाँ हिज बोलने का मतलब पता चल गया कि इसमें किसी जो बोझा जो ढोने वाली नहीं है, बल्कि बोझ ढोने वाला है यहाँ पर। ओके, हिज से पता चला कि मेल के बारे में कहानी है। ओके, तो एक आदमी है जो अपनी पीठ पर, मतलब अपने बैक पर, अपने पीठ पर 25 किलो का वजन लादे हुए है। क्या है? लादे हुए है वो। ठीक है, 25 किलो का वजन अपनी पीठ पर लादे हुए हैं। और 25 किलो का वजन जब उसकी पीठ पर जब लदाया है ना, तो एक तो भैया 15-20 किलो का चाहे 10 किलो का जब बोझा लेते हैं ना इसे करके ना, तो पीठ तो ऐसे हो जाता है। अब सोचिए 25 किलो का वजन, तो पीठ कैसा हो गया होगा? पूरा ऐसा हो गया होगा? नहीं, मतलब पीठ जो ऐसे रहता है ना, वो ऐसा हो गया होगा, इतना मुड़ गया होगा, मुंडी यहां होगा और पीठ ऐसे हो गया होगा। तो कह रहे हैं कि अपनी पीठ पर 25 किलो का वजन लादे हुए एक पोर्टर, एक कूली, जिसका जो स्पाइन है, स्पाइन मतलब जो पीठ की हड्डी है ना, स्पाइन बच्चे उसको कहते हैं, ये जो स्पाइन है उसकी जो पीठ की जो हड्डी है, ऐसा देखने में लग रहा था कि उसका डबल बेंट हो चुका है, मतलब पूरा मुड़ गया है। एक तो होता है चलो भाई थोड़ा सा वजन लिया तो हल्का मुड़ गया, लेकिन कह रहे कि नहीं, थोड़ा नहीं मुड़ा है, डबल बेंट हो गया है, मतलब ऐसा लगता है ना कि हड्डी को 2 बार मोड़ दिया गया पीठ का, इतना वजन उसके ऊपर लादा गया है वो। तो एक आदमी है जो अपनी पीठ पर 25 किलो का वजन लादे हुए है। ऐसा लग रहा है कि उसकी जो पीठ की हड्डी है वो 2 बार झुक गई है, बेंट मतलब झुक गई है। A 6 mile climb up in the snows of winter। ठंड के मौसम में, विंटर सीजन में बर्फबारी हो रही है। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ गिर रहा है। एक तो ठंड का मौसम, ऊपर से बर्फबारी हो रही है पहाड़ पे, और उसी बर्फबारी में वो 6 मील की दूरी, कितने मील की दूरी? 6 मील की दूरी उसको क्लाइंब अप करना है, मतलब नीचे से ऊपर जाना है। अब जरा सोचिए, 6 मील की दूरी भाई तो बहुत ज्यादा हो गई। यूपर से सीधे रास्ते नहीं चलना है, नीचे से पहाड़ पे चढ़ना है। सोचिए, और सिंपल वे से नहीं चढ़ना है, पहाड़ का रास्ता कैसा रहता होगा, है ना, आप समझ रहे होंगे। और ऊपर से यूं ही नहीं, खाली नहीं है, 25 किलो का वजन लाद करके 6 मील की दूरी तय करना है उसको। तो जरा सोचिए कितना ये अपहिल टास्क होने वाला है, मतलब कितना कठिन काम ये बंदा कर रहा है ना। अभी बच्चे मोटिवेशन का टाइम आएगा, अभी मोटिवेशन का टाइम आएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। पहले बच्चे जितना आपका ऑब्जेक्टिव यहां क्लियर हो सकता है आप लोग ध्यान देते चलिएगा। देखिए क्या बोला गया, कितने किलो का वजन? तो 25 किलो का वजन। कहां? माथा पर कि पीठ पर? तो कहता है नहीं, बैक मतलब कि पीठ पर। ऑप्शन में देगा हेड, तो ऑप्शन में हेड पे टिक आउट मत कीजिएगा, क्या कीजिएगा? बैक पर मतलब पीछे। आप बच्चे यहां पिक्चर को देख सकते हैं, है ना। उसका जो हड्डी है वो सिंगल बेंट है कि डबल बेंट है? तो डबल बेंट है, ऐसा लग रहा है कि 2 बार मोड़ दिया गया है। टोटल कितने मील की दूरी तय कर रहा है? तो 6 मील की दूरी कर रहा है ना। 6 मील की दूरी वो तय कर रहा है। कहां? सीधे रास्ते से नहीं, क्लाइंब अप कर रहा है। अप बोलने का मतलब नीचे से ऊपर चढ़ना, क्लाइंब का मतलब चढ़ना होता है। कहां? किस हालत में? तो कहता है कि एक तो ठंड का मौसम है, ऊपर से बर्फबारी भी हो रहा है। सोचिए कितना कठिन काम कर रहा है वो। अभी तक के इस लाइन से हमको पता इतना चला है। और कैसा हो चुका है? तो नेक्ड बोन्स, यहां बच्चे नेक्ड का मतलब होता है नग्न, मतलब साफ साफ दिख रहा है कि उसकी हड्डियां निकल आई हैं। मतलब इतना दुबला पतला दिख रहा है वो जो कूली है, वजन ढोते ढोते उसका शरीर इतना ज्यादा दुबला पतला हो गया है, ऐसा लग रहा है कि मानो सिर्फ हड्डियां ही साफ साफ दिख रही हैं। स्केलेटन मतलब लगता है कंकाल हो चुका है उसका पूरा शरीर, कंकाल। स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, कैसे हड्डियों का ढांचा होता है, बैग ऑफ बोन्स, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बैग ऑफ बोन्स, हड्डियों का ढांचा, है ना, हड्डियों का ढांचा कहते हैं ना। यहां देखिएगा, तो बर्फबारी हो रही है, ठंड का मौसम है, हड्डियां पूरी साफ साफ एकदम दिख रही हैं कि बदन में मांस नहीं है बिल्कुल। भाई इस व्यक्ति के सामने देख रहे हैं, पूरा देख रहे हैं, एक एक हड्डी इसके बदन का गिन लिया जाएगा, है ना। यहां क्या बोला गया, देखिए नेक्ड बोन्स हैं, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, मतलब एकदम नरकंकाल जो होता है ना, जैसे लेबोरेटरी में कैसे खाली होता है टांगा खाली हड्डियां दिखती है, वैसे ही कह रहा है एकदम, समझ गए ना, एकदम कंकाल, हड्डियों का ढांचा। निंजा चाचा सुने हैं, यहां देखिएगा। अच्छा, इतना कुछ होने के बावजूद भी येट फेसिंग एन अपहिल टास्क। येट का मतलब क्या हो गया? फिर भी। क्या हो गया भाई? फिर भी। अच्छा, जब फिर भी लगता है ना, तो वहां चीजों को एम्फेसाइज किया जाता है, मतलब जोर देकर वहां समझाया जाता है। समझिएगा, इतनी सारी बातें आपने यहां पर जान ली, इतना इसके साथ में दिक्कतें हैं, कहता है फिर भी येट फेस कर रहा है, ये सामना कर रहा है, इतना होने के बावजूद भी सामना करते जा रहा है किस चीज को? एन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क एक अंग्रेजी में फ्रेज है जिसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन काम करना। अपहिल टास्क बोलने का मतलब कठिन काम, बहुत ज्यादा कठिन काम। तो ये इतना होने के बावजूद भी कितना कठिन काम कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई ऐसा? अब इसके बाद का रीजन पता चलेगा। आखिर छोड़ देता, वहीं पटक के भाग जाता, 25 किलो का वजन था, छोड़ देता, लेकिन नहीं, किए जा रहा है ये। क्यों क्यों कर रहा है? आगे बच्चे इसका आंसर मिलेगा। फिलहाल तो ये क्या कर रहा है ना, ये फिलहाल ही इज चैलेंजिंग, ये चुनौती दे रहा है। किसको? द माउंटेन, पहाड़ को चुनौती दे रहा है। जैसे मांझी द माउंटेन मैन थे ना, जैसे मांझी ने माउंटेन को चैलेंज कर दिया था, है ना, बड़ा घमंड था पहाड़ को अपने ऊपर में, मांझी ने सीधे चीर के रास्ता बना दिया। नाम सुने ना मांझी का? हाँ, नींद आ रही है?
बगल में ठंडा पानी गिलास में होगा, है ना, उसको क्या कीजिए, ऐसे हाथ डालिए, उसमें एक मुट्ठी पानी ऐसे मार लीजिए चेहरा पे ऐसे करके, और कहिए अपने आप से, है ना, भ्रम टूट जाएगा कि बिना पढ़े एग्जाम में नंबर नहीं आता है ना। चलिए बच्चे अब यहाँ देखिएगा, तो कह रहे हैं ही इज चैलेंजिंग द माउंटेन, वो पहाड़ को एक्चुअली चुनौती दे रहा है। वो इतना जो कठिन काम हो रहा है ना, हड्डियां साफ साफ दिख रही हैं, पूरा एकदम नरकंकाल टाइप का दिख रहा है, 6 मील की दूरी नीचे से ऊपर तय करना है, और वो भी पीठ पर 25 किलो का वजन ला दे, वो भी 6 मील की दूरी। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो है ना, वो बोझा नहीं ढो रहा है भाई, वो पहाड़ को चुनौती दे रहा है। जिस पहाड़ को इतना घमंड है ना कि हम पे तुम नहीं चढ़ पाओगे, वो इसका रोज का काम है ये, समझ गए, ये रोज पहाड़ को चुनौती देता है और जाके ऊपर चढ़ ही जाता है। अब इतना वो कठिन काम क्यों कर रहा है बच्चे, हमें अब आगे थोड़ा समझना पड़ेगा। अब देखिए इस पूरे इंग्लिश सेंटेंस का ये रहा आपका हिंदी वर्जन, ठीक है। जब आपको रिवीजन करना होगा, दोबारा तिबारा जब पढ़ना होगा ना, तो आराम से आप इन सारे सेंटेंस को रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है बच्चे। चलिए, लेकिन हम कहते हैं कि कम से कम पोएम के लाइंस को आपको अंग्रेजी में ही ज्यादा रीड करना चाहिए, ताकि ऑब्जेक्टिव ना क्या होगा, एकदम जुबान पे आ जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ देखिए बच्चे आगे कहते हैं, इसके यहाँ पर गेटअप की बात हो रही है, यहाँ पर इसके अपीयरेंस की बात हो रही है कि ये दिखता कैसा है। तो दिखता तो भाई अंदर से एकदम बिल्कुल, है ना, एकदम कंकाल टाइप का दिख रहा है। कहते हैं ही इज वियरिंग अ ब्लैक कैप। देखिए वियर का मतलब होता है पहनना, क्या होता है, पहनना होता है, पहनना। वियर का मतलब जानते बच्चे, पहनना होता है। तो ही इज वियरिंग, वो पहने हुए है क्या, एक काले रंग की टोपी पहने हुए है, क्या, काले रंग की टोपी पहने हुए हैं। कहीं से बच्चे आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कौन से रंग की टोपी पहने हुआ था वो कूली, तो हम कहेंगे ब्लैक कलर की वो कैप पहने हुए थे। ओके, काले रंग की टोपी है, डर्टी है, गंदा है। टोपी कैसा है, गंदा है, वो आदमी गंदा नहीं है, उसकी टोपी गंदी है, ठीक है। उसका कैप क्या है भाई, गंदा है। और क्या, स्वेट स्टैंड है। स्वेट का मतलब बच्चे क्या पढ़िएगा, ये स्वीट नहीं है, स्वीट का स्पेलिंग होता है SWEET, इसको बोलते हैं स्वीट, है ना। इसका साउंड देखिए आता है स्वीट, ई का साउंड आता है स्वीट। ये बच्चे स्वीट नहीं, ये स्वेट है, स्वेट है ये, वो में एक ही मात्रा, समझ गए ना, ये स्वेट है। स्वेट का मतलब क्या होता है, पसीना, क्या होता है भाई, पसीना होता है। और स्टेन का मतलब होता है क्या, दाग। अब देखिए इतना टफ काम बंदा ये किए जा रहा है, 6 मील की दूरी, 25 किलो का वजन लाद के, नीचे से ऊपर, तो पसीना तो पक्का चलेगा ही, है ना। ये पसीना से नहाया हुआ इंसान है ये, समझ गए ना। तो पसीना चलेगा तो भाई जो व्हाइट दाग जो होते हैं वो तो दिखाई देगा ही कपड़े पर, है ना। तो ये क्या हुआ कि इसका जो कैप है, जो टोपी है, वो गंदा हो चुका है। और क्या, पसीना इतना आ रहा है कि पूरा दाग पकड़ लिया है टोपी में। वो टोपी कैसा हो चुका है, पूरा दाग पकड़ लिया है पसीना का सफेद। हिज बॉडी इज एन अबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस। और इतना रोज इसके पास में इतना मेहनत है ना, इतना पसीना चलता है, इसके पास लगता है कि नहाने का वक्त नहीं है, मतलब इतना ज्यादा बिजी इंसान है ये, अपने जिम्मेदारियों के तले जो है ना ये एकदम दब गया है। और हो सकता है इसके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि बंदा सही से नहा भी पा रहा होगा। तो कहते हैं कि हिज बॉडी, इसका जो शरीर है ये घर बन गया है, क्या बन गया है, एबोर्ड बन गया है, घर बन गया है। किसका, तो कहते हैं फ्लीज एंड लाइस। अब ये फ्लीज और लाइस क्या होते हैं बच्चे, यहां देखिएगा, इसको बोलते हैं फ्लीज, इसको बोलते हैं लाइस। माथा में जू होता है ना, समझ गए ना, जो नोचता है पूरा, छोटा काला काला रहता है, खून पी जाता है माथा का, यहाँ बच्चे उसी को बोला गया फ्लीज और लाइस बोलते हैं, ठीक है ना। फ्लीज आपको अपनी भाषा में, आप शायद अपनी भाषा में इसको कहते हैं चिमोकन, समझते होंगे, चिमोकन छोटा छोटा होता है, एकदम मांस में एकदम घुस जाता है, देखते होंगे बकरी उकड़ी में भी रहता है, ज्यादातर जानवरों में ज्यादा घुस जाता है, एकदम पकड़ लेता है, सारा खून वही पी जाता है फिर, समझ ना। बॉडी पर ना जो मांस होता है वो चढ़ने नहीं देता है, छोटा छोटा होता है, छोटा छोटा होता है, चिमोकन कह सकते हैं, चिल्लर कह सकते हैं आप चाहे तो अपनी भाषा में इसको, समझ गए बच्चे। तो ये फ्लीज और लाइस, और ये पता ज्यादा कब होता है, ये ज्यादा तब होता है ना कि जब इंसान ज्यादा नहीं नहाता है, तब ऐसा होता है। और ये जो जू होते हैं ना, जेंट्स के माथे में थोड़ा कम होता है, लेडीज में ज्यादा होते हैं, पाए जाते हैं ये सब चीजें, ठीक है। सब में नहीं कह रहे, सब में नहीं होता है, बुरा नहीं मानना है, सब में नहीं होता है, आप में नहीं होता होगा, ऐसा थोड़ी करें कि आप में होता ही होता है, हम कह रहे हैं कि थोड़ा ज्यादा पाया जाता है ये, ठीक है। यहां देखिएगा, तो कहते हैं बच्चे कि हिज बॉडी इज एन अबोर्ड ऑफ फ्लीज एंड लाइस। इस व्यक्ति का जो है ना, जो शरीर है वो घर बन गया, किसी से, यही जू से, इसी फ्लीज से, ठीक है। हिज माइंड वेरी डल, इसका जो दिमाग है बहुत ज्यादा सुस्त हो चुका है, क्योंकि रोज उसका वही काम है। हिज माइंड वेरी डल मतलब बहुत ज्यादा इसका जो दिमाग है वो सुस्त हो गया है। सुस्त क्यों हो गया है, क्योंकि वजन लाद करके भाई चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है, एकदम है, समझ बच्चे। यहां देखिएगा, ऑल्दो इट एमिट्स अ सल्फर लाइक सावर स्मेल, कहते हैं कि भले ही, ऑल्दो का मतलब होता है भले ही, इसको बच्चे ऑल्दो पढ़िएगा, इसको ऑल्दो मत पढ़ दीजिएगा, ऑल्दो, ठीक है ना। ऑल्दो इट एमिट्स अ सल्फर लाइक सावर स्मेल, मतलब इसके बदन से ना, इतना बदन इसका गंदगी से भर चुका है कि इसका जो बॉडी है ना वो एमिट कर रहा है, मतलब महक रहा है। कैसा महक दे रहा है, एकदम सल्फर, सल्फर जो होता है ना, सल्फर जो होता है एकदम खट्टा, सावर, इसको बोलते हैं सावर। सावर का मतलब होता है एकदम खट्टा स्मेल, समझ गए ना। पसीना देखते हैं कितना खट्टा महकता है पूरा, समझ गए। ऑल्दो इट एमिट्स अ सल्फर लाइक सावर स्मेल, इसके बदन से जो महक आ रही है कैसी आ रही है, एकदम खट्टा खट्टा महक आ रही है, क्योंकि बदन इसका इतना गंदा हो चुका है पसीना से, एकदम
मतलब होता नहीं पसीने से लथपथ हो चुका है, वो इसकी हालत है। लेकिन कहता है लेकिन, अब लेकिन लगने का मतलब थोड़ा जोर देना होता है सेंटेंस को, जहां लेकिन लग गया तो लेकिन व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, इतना कुछ होने के बावजूद भी इसका जो शरीर है, इसका जो शरीर है भाई, इसका जो ह्यूमन फिगर है ना, एकदम स्टाउट है, मतलब एकदम हट्टा कट्टा है, ये हट्टा कट्टा है। अगर नहीं होता तो 25 किलो का वजन लाद करके नीचे से ऊपर थोड़ी चल रहा होता। मतलब एकदम जो इसका जो बॉडी है वो बल्की बॉडी नहीं है, ये इज अ स्टर्डी बॉडी। स्टर्डी मतलब एकदम गठीला शरीर एकदम है, समझ गए। देखने में भले आपको पतला दुबला कंकाल जैसा ये दिख रहा होगा, कंकाल जैसा ये दिख रहा होगा, लेकिन बहुत ज्यादा जिम्मेदारी को लेकर के चढ़े जा रहा है। और क्या भाई, देखने में भले कंकाल है लेकिन हिम्मत बहुत ज्यादा इसके पास में है, ठीक है। तो ऊपर से आपको लग रहा हो कि कंकाल है, लेकिन अंदर से बहुत ज्यादा हिम्मत लिए घूम रहा है। तो ये कह रहा है बच्चे कि ऑल्दो इट एमिट्स अ सल्फर लाइक सावर स्मेल बट व्हाट अ स्टाउट ह्यूमन फिगर, लेकिन देखो कितना हट्टा कट्टा शरीर इसका शरीर है, इसका जो ह्यूमन का जो इस ह्यूमन का जो फिगर है, बॉडी का जो बनावट है, कितना हट्टा कट्टा दिख रहा है। ओके देखिए बच्चे, वैसे तो एग्जाम में डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, समझ गए, इंग्लिश में ज्यादा नहीं पूछता है। लेकिन अगर एक दो क्वेश्चन मान लेते हैं पूछ लिया, एक दो क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये बताइए बुक से आपके एग्जाम में टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा और आपको बनाना कितना रहेगा 50। मान लेते हैं एक दो पूछ दिया, डेट ऑफ बर्थ डेट ऑफ डेथ वाला, जन्मदिन मृत्यु दिन वाला पूछ दिया, तो जरूरी है हम क्या उसी क्वेश्चन को बनाएंगे? याद रहा तो अच्छी बात है, बना के निकल गए। लेकिन अगर याद नहीं रहा तब क्या कीजिएगा? क्या उसको बैठ कर अफसोस करना है कि हमको नहीं याद है? नहीं ना, उसकी जगह पे ढेर सारे ऑप्शंस हैं। चाहे तो हम ग्रामर के आर्टिकल वाला क्वेश्चन बना लेंगे, हमने कहा भी था पहले कि पहले बुक के क्वेश्चन बनाना है, जब लगे कि बुक में एक क्वेश्चन के बाद दिमाग से स्लाइड हो गया निकल गया तो क्या करेंगे, ग्रामर से एकदम चुन चुन करके आर्टिकल वाला ए एन द कहां लगता है उसको खींच के बना लेंगे, है ना। मतलब एनी हाउ हमें 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करके आना है, बस समझ गए ना। चलिए तो बच्चे इस पूरे लाइन का हिंदी मतलब आपके सामने ये रहा, ठीक है। जो हमने जितनी बातें कही हैं बच्चे वही यहाँ पर ये हिंदी लिखा भी आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको आंसर मिलेगा इसका कि ये क्यों इतना मेहनत किए जा रहा है, क्यों ये बार बार नीचे से ऊपर चढ़े जा रहा है। यहाँ देखिए कहते हैं लाइक अ बर्ड, ऐसा लग रहा है कवि को उस आदमी को देखते हुए, जब ये कविता लिख रहे थे ये सोच सोच के लिख रहे हैं कि जब मैंने उस आदमी को देखा इतना मतलब कठिन काम करते हुए, लाइक अ बर्ड, ऐसा लग रहा था कि उसका शरीर एकदम एक चिड़िया की तरह हो गया है, उसका शरीर एक चिड़िया की तरह हो गया है। हिज हार्ट इज ट्विटरिंग पैंटिंग, जैसे चिड़िया का जैसे दिखने में एकदम फक 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 करते रहता है पूरा एकदम, है ना, एकदम नहीं देखते उसका जो क्या वो उसको बोलते हैं हाफना, पैंट का मतलब होता है हाफना। ओके आप बच्चे जिसको पैंट कहते हैं ना, जिसको आप पैंट कहते हैं, एक्चुअली वो पैंट का मतलब कपड़ा नहीं है, वो समझ गए ना, वो गलती से हम लोग बोल देते हैं अपने घर में, क्योंकि बचपन से बोलते हैं तो आदत हो चुकी है बोलने की। तो बच्चे पैंट का मतलब ये पहनने वाला पैंट नहीं होता है, याद रखिएगा। जो पहनने वाला पैंट होता है उसका अंग्रेजी होता है PANTS, उसको बोलते हैं पैंट्स। पैंट्स मतलब दोनों टांग में पहनने वाला जो कपड़ा है, कमर से लेकर के नीचे तक में, उसको पैंट्स कहते हैं, मतलब नीचे एड़ी तक उसको पैंट्स कहते हैं। और घुटना तक जो हम लोग जो पहनते हैं दोनों टांग में, उसको हाफ पैंट नहीं बोलते हैं। अंग्रेज लोग पैंट्स बोलते थे क्योंकि वो लोग भाई वहीं से वो लोग पैंट लेकर के आए थे, समझ गए ना, वो लोग पहनते थे। और हम इंडियन ने क्या किया, उसको जब पता चला कि जब नीचे तक पहनते हैं तो बोलते हैं फुल पैंट, तो आधा पहनेंगे तो क्या बोलेंगे, तो आधा पहनेंगे तो बोलेंगे हाफ पैंट, जबकि भाई डिक्शनरी में कहीं पर भी हाफ पैंट ऐसा कोई वर्ड नहीं है। तो भाई याद रखिएगा कि इसको जिसे हम लोग पैंट कहते हैं, उस पैंट का मतलब कपड़ा नहीं, उस पैंट का मतलब होता है हाफना। जैसे कोई हाफ रहा है तो वो पेंटिंग कर रहा है, वो है ना, वो पैंट कर रहा है मतलब वो हाफ रहा है। तो यहाँ कहते बच्चे कि चिड़िया की तरह उसका जो मन है, उसका जो दिल है, वो चहक रहा है, ट्विटरिंग कर रहा है एकदम, समझ गए, हाफ रहा है, चूंकि नीचे से ऊपर जाए तो हाफेगा ही, है ना, गर्मी उसको लग रही है। ही इज स्वेटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ, उसको खूब पसीना चले जा रहा है, तो चले जा रहा है लगातार। ही इज स्वेटिंग, बोलना हो कि अगर आपको अंग्रेजी में कि मुझे पसीना चल रहा है तो क्या कहिएगा, आई एम स्वेटिंग। क्या कहिएगा, आई एम स्वेटिंग, मुझे पसीना आ रहा है, तो इसे कह रहा है ही इज स्वेटिंग, उसको पसीना आ रहा है। एंड आउट ऑफ ब्रेथ, आउट ऑफ ब्रेथ बोलने का मतलब होता है उसकी सांसें, है ना, वो सही से सांस नहीं ले पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं आउट ऑफ ब्रेथ, मतलब सही से सांस वो नहीं ले पा रहा है। तो हाफ रहा है, चिड़िया की तरह उसका दिल दम ये धड़क रहा है पूरा, आउट ऑफ ब्रेथ, सांस नहीं ले पा रहा है। क्यों इतना काम कर रहा है वो, क्यों कि बच्चे यहां से आंसर सुनिएगा, अभी तक क्वेश्चन था, आखिर वो इतना मेहनत क्यों किए जा रहा है, क्यों ऊपर जा रहा है। वो कह रहा है अ हट ऑन द क्लिफ, पहाड़ की चोटी पर, उस पहाड़ की चोटी के ऊपर एक छोटी सी झोपड़ी है, एक हट है, क्या है, एक छोटी सी क्या है, एक झोपड़ी है, एक हट है। उस झोपड़ी में उसका बेटा शिवरिंग कर रहा है। शिवरिंग मतलब क्या हो रहा है, ठंड से कांप रहा है, ठंड से कांप रहा है वो उसका बेटा। वूज ऑफ हंगर, है ना, भूख से वो छटपटा रहा है, भूख से वो वूज कर रहा है, तड़प रहा है, छटपटा रहा है वो, इसका मतलब उसके बेटे को खाना चाहिए। खाने की तलाश में उसकी जो वाइफ है, मतलब उस बच्चे की जो माँ है, मतलब इस पोर्टर की जो वाइफ है, वो ढूंढने निकली है, मतलब पूरा परिवार ही परेशान है ना। माँ निकल पड़ी है क्या ढूंढने, नीटल्स और वाइन्स। अब देखिए वाइन का तो मतलब होता है अंगूर का, जो अंगूर की जो बेला होती है ना, लताएं जिसको कहते हैं, उसको वाइन्स कहते हैं। अंगूर की लता को
ये देखिए बच्चे, अंगूर की लता क्या बोलते हैं, वाइन्स कहते हैं। और ये जो होता है नेटल्स बच्चे, एक तरह का ये पौधा होता है नेटल्स, ठीक है ना। तो इसकी तलाश में, इन दोनों की तलाश में उसकी जो माँ है, उस कूली की जो पत्नी है, अपने बेटे के लिए, है ना, वो अपने उसको खाने के लिए निकल पड़ी है, ढूंढने के लिए। वो किसको, नीटल्स और वाइन्स को। बच्चे का फिर से देख लीजिए, कवि कह रहे हैं कि उसका जो मन है, उसका जो दिल है, चिड़िया की तरह चहक रहा है, हाँफ रहा है, खूब पसीना आ रहा है, उसको सही से सांस नहीं ले पा रहा है। इतना होने के बावजूद भी, है ना, क्यों इतना काम किया जा रहा है, क्योंकि उसी पहाड़ की चोटी पर उसका एक छोटा सा झोपड़ी भी है, जिस झोपड़ी में उसका बेटा भूख से, ठंड से कंपकपा रहा है, भूख से तड़प रहा है। तो जिसके चलते उसकी जो पत्नी है वो नीटल्स और वाइन्स को ढूंढने निकल पड़ी है ना, वो निकली है तलाश में। आगे कहते हैं बच्चे, बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, कहते हैं बीनीथ, हाँ, बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, इस पहाड़ के नीचे, इस पहाड़ का जो नायक है अभी इस पहाड़ के नीचे है ना, अभी चढ़े जा रहा है। बीनीथ दिस हीरो ऑफ द माउंटेन, इस पहाड़ का जो नायक है, जो हीरो है, कौन है वो कूली है, वो पोर्टर है वो, ठीक है। अभी वो फिलहाल नीचे है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो चढ़े जा रहा है ऊपर। द प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर, बच्चे कॉन्कर का मतलब होता है जीतना, इसको बोलते हैं विन करना, मतलब जीतना। उसमें लग गया OR, मतलब हो गया ये क्या, विनर। क्या हो गया ये, विनर, मतलब विजेता कह सकते हैं इसको आप। कॉन्कर मतलब विजेता। कैसा विजेता है वो, तो इस पहाड़ को, है ना, इस नेचर को, वो प्रकृति का विजेता है वो। क्योंकि पहाड़ किस में आता है, पहाड़ प्रकृति के अंदर आता है ना। प्रकृति के अंदर में झरना है, पहाड़ है, नदियां हैं, समुद्र है, सब कुछ है। लेकिन यहाँ जो विजेता बन चुका है किसका, तो इसने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया। इतना कुछ होने के बावजूद भी हड्डियां दिख रही हैं, पूरा बदन एकदम क्या है, पूरा, है ना, हड्डियां दिख रही हैं, पूरा कंकाल हो चुका है बदन, पसीना से लथपथ हो चुका है, पसीने की बदबू आ रही है, फिर भी वो इतना अपहिल टास्क को किए जा रहा है। इसका मतलब उसने सोच लिया कि हमने पहाड़ को तो चुनौती दिया था, लेकिन हम प्रकृति पर विजय पालेंगे। और देखिए, ठंड के मौसम में बर्फबारी हो रही है, फिर भी वो थम नहीं रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो चढ़े जा रहा है तो चढ़े जाता है। देखिए, जुनून ऐसा होना चाहिए, है ना, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चढ़ता जा रहा है ऊपर में वो, है ना। तो पुरानी एक कहावत थी, कछुआ खरगोश का जब रेस हुआ था तो लास्ट में कोटेशन आया था कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, मतलब धीरे धीरे ही सही, लेकिन काम होते रहना चाहिए, है ना। बहुत अच्छी बात भाई कही गई थी। तो द प्राउड कॉन्करर ऑफ नेचर, प्रकृति का ये विजेता है। और कैसा, अपने ऊपर इसको प्राउड फील हो रहा है कि हमने प्रकृति को जीत लिया है। ना हमें ठंड मारा, ना हम बर्फ में दबे, ना हमने वजन को नीचे रखा, चढ़ते चले गए ऊपर, है ना। ऐसा जुनून होना चाहिए। Only the star-studded lid of night, कहते हैं are the snow-clad peaks above, अभी तो वो बीच में है, अभी उसने ऊपर पूरा चढ़ा भी नहीं है, क्योंकि जिस पहाड़ की चोटी पर वो चढ़ रहा है ना, वो पहाड़ की चोटी, वो ऐसा लग रहा है कि वो बर्फ की चादर ओढ़े पड़े है, बर्फ की वो चादर ओढ़ के बैठ गई है वो। ओके, वो जो जिस पहाड़ की चोटी पे वो चढ़े जा रहा है ना, इतना बर्फबारी हो रहा है, मानो कि बर्फ का चादर बिछ गया हो। ओनली द स्टार स्टडीड लिड ऑफ नाइट, कहते हैं ऐसा लग रहा है ना, अब तो शाम हो चुका है चढ़ते चढ़ते, तो शाम में ऐसा लग रहा है कि आसमान में सिर्फ और सिर्फ, आसमान कैसा दिख रहा है, स्टार स्टडीड, मतलब क्या, ऐसा लग रहा है कि पूरा आसमान ना एकदम सितारों से भरा हुआ है, सितारों से एकदम भर गया है। ऐसा लग रहा है कि हर जगह सिर्फ तारे ही तारे दिख रहे हैं, इतना ज्यादा आसमान में तारा दिख रहा है। तो जो रात है वो सितारों से भरी हुई रात है। इन दिस नाइट, इस रात में, द पोर्टर, वो जो कुली है, इज इन डीप स्लम्बर, अब वो पहाड़ के ऊपर चढ़ चुका है, और चढ़ते ही ऐसी भयानक नींद में वो चला गया है, इतनी गहरी नींद में वो चला गया है, जिसको लोग कहते हैं ना कि घोड़े हाथी बेच करके सोना, वैसा नींद में ये चला गया, क्योंकि पूरा थक चुका है। अब उसको ऐसा लग रहा है कि हम प्रकृति को जीत लिए हैं और एकदम गहरी नींद में चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि रेनिंग ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, ऐसा लग रहा है ना कि वो रेन कर रहा है। क्या मतलब, रेन करने का मतलब होता है राज कर रहा है, वो शासन कर रहा है। वो किसके ऊपर, ओवर द रिच किंगडम ऑफ स्लीप, नींद का इतना जो बड़ा साम्राज्य होता है, नींद का जितना बड़ा साम्राज्य होता है ना, उतने बड़े साम्राज्य पर इसने कब्जा कर लिया, राज कर लिया। मतलब कहने का ये हो गया सिंपली कि वो गहरी नींद में चला गया है। अब उसको उठाना बड़ा मुश्किल होगा रात में, ठीक है, वो बहुत ही गहरी नींद में वो चला गया है। देखिए, आप बच्चे पिक्चर के जरिए समझ सकते हैं। बुक में तो पिक्चर दिया नहीं रहता है, हम लोग कोशिश करते हैं जिन बच्चों को कुछ वर्ड्स जहां ज्यादा टफ लगता हो, तो भाई हम लोग क्या करते हैं, पिक्चराइजेशन मेथड से समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चे, ये हो गया भाई इस पूरे पोएम का क्या हो गया, है ना, इस पूरे बच्चे पोएम का क्या हो गया। देखिए, यहाँ पर सबका साथ में हिंदी वर्जन भी दे दिया हमने आपको। बाद में अगर आपको रिविजन करना होगा तो क्या करेंगे आप लोग, हाँ, चलिए, तो प्यारे बच्चे, यहां पर आपका ये जो पोएम है ये फिनिश होता है। अब बताइए, एक बार ऐसा करते हैं, एक बार पूरे पोएम के बार फिर से समझा देते हैं, है ना, आप लोग इसका फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है बच्चे, यहां देखिए, कहते हैं कि ये
जो राइटर अपने हैं लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जी, इन्होंने एक दिन ऐसे कूली को देखा जो नीचे से ऊपर 6 मील की दूरी पहाड़ पर वो चढ़े जा रहा था, और चढ़ते समय कुछ जो जो जैसे कंडीशन थे वैसे ये उन्होंने बताया है, जो अपने कविता में लिख दिया है। कहते हैं कि 25 किलो का वजन लादे अपने पीठ पर, है ना, वो 6 मील की दूरी नीचे से ऊपर पहाड़ पर चढ़े जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसकी जो रीढ़ की जो हड्डी है ना, लगता है इसे 2 बार मुड़ चुकी है। ओके, एकदम उसकी हड्डियां साफ साफ दिख रही हैं, स्केलेटन लाइक फ्रेल फ्रेम, एकदम नरकंकाल जैसा दिख रहा है उसका पूरा शरीर, और फिर भी इतना कठिन काम वो जिम्मेदारी के साथ उसको क्या किए जा रहा है, सामना किए जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसने पहाड़ को चुनौती दे रखा है कि हम तुम पे चढ़ ही जाएंगे आज, है ना, इस तरीके से। फिर कहते हैं कि वो काले रंग की कैप मतलब टोपी पहने हुए है, टोपी पूरी गंदी हो चुकी है, पूरा इतना उसमें पसीना बहा है कि उस पसीने का पूरा दाग लग गया है। उसका जो शरीर है वो जूं से, है ना, और ये फ्लीस से, जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो बदन में लग जाते हैं बहुत दिन तक ना नहाने से या ज्यादा बदन को गंदा होने से, तो वो पूरा घर बन चुका है उसका। हिज माइंड वेरी डल, दिमाग से सुस्त हो चुका है। ओके, भले ही उसके बदन से ये खट्टा महक निकल रहा है, लेकिन फिर भी देखो कितने हट्टे कट्टे शरीर के साथ वो पहाड़ पे चढ़े जा रहा है ना। आगे कहते हैं उसका जो मन है एक चिड़िया की तरह क्या हो रहा है, चहक रहा है, हाँफ रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, फिर भी चढ़े जा रहा है पहाड़ की चोटी पर। क्यों? तो रीजन यह है कि उस पहाड़ की चोटी पर उसकी एक छोटी सी झोपड़ी है, उस झोपड़ी में उसका बेटा है जो ठंड से कपा रहा है, क्योंकि और उसको भूख भी लगी है। तो उस भूख से वो जो तड़प रहा है, उसके तड़पने से उस बच्चे की जो माँ है मतलब कूली की जो पत्नी है, वो नीटल्स और वाइन्स खोजने निकल पड़ी है। ठीक है, कहते हैं इस पहाड़ के नीचे जो नायक है, जो चढ़े जा रहा है पहाड़ पर, जो पहाड़ का जो हीरो है, बच्चे याद रखिएगा। एग्जाम में यहां पर बच्चे कंफ्यूजन में हो जाते हैं जब ऑब्जेक्टिव लगाते हैं ना। यहां देखिए, कभी ये क्वेश्चन पूछता है, कभी वाला क्वेश्चन पूछता है। कहते हैं दिस डैश ऑफ द माउंटेन, मतलब माउंटेन का क्या है, ये हीरो है, और कॉन्करर मतलब जो विजेता वो किसका है, वो नेचर का है। एग्जाम में ऑप्शन देता है दोनों दे, जैसे यहां सब्जेक्टिव पूछे ना अगर कि ही वाज द प्राउड, है ना, कॉन्करर ऑफ डैश, यहां फिल इन द ब्लैंक्स लगा देगा, और यहां ऑप्शन में 4 में से 2 ऑप्शन ये भी दे देगा, नेचर भी देगा, माउंटेन भी देगा। बच्चे थोड़ा ध्यान संभल के आंसर लगाइएगा, ठीक ना। वो माउंटेन का हीरो है, चैलेंज भी माउंटेन को कर रहा था, लेकिन वो विजेता किसका कहलाएगा, वो विजेता कहलाएगा प्रकृति का। ठीक है, आर द स्नो क्लैड पीक्स अबव, जिस पहाड़ की चोटी पर वो चढ़े जा रहा है ना, वहां क्या है, वो पहाड़ की चोटी जो है पूरा बर्फ के चादर से बिछ गई है। आसमान जो शाम का टाइम हो चुका है, जो आसमान है वो सितारों से जड़ा हुआ दिख रहा है। ओके, और उस रात में जैसे वो पहाड़ पे चढ़ने के बाद वो इस कदर गहरी नींद में गया है कि अब उसको उठाना नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि उसने नींद के साम्राज्य पे अपना शासन स्थापित कर दिया है। तो हीरो कौन हुआ, ये पोर्टर को यहाँ पर हीरो बताया गया, कुली को इस पहाड़ का हीरो बताया गया है। ठीक है, चलिए तो प्यारे बच्चे, ये रहा आपका पैनोरमा पार्ट 2 बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 7, जिसको हम सेकंड लास्ट चैप्टर कह सकते हैं। मतलब पोएट्री सेक्शन का जो सिलेबस है बच्चे वो आपका खत्म हो चुका है, अब सेकंड लास्ट है, मतलब एक चैप्टर और लास्ट में बचा हुआ, मतलब पोएट्री सेक्शन आपका 95% कंप्लीट हो गया है ना। तो बच्चे जैसे आपका जब टेस्ट होने वाला होगा हर वीकली टेस्ट में, तो समझिए बच्चे कि हमने पोएट्री सेक्शन से चैप्टर जितना कंप्लीट किया है सबको मिला करके क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, बाकी बच्चे मिलते हैं कल के क्लास में इसी चैप्टर के हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस और इस चैप्टर से लिए गए ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चंस को। ठीक है, तो बच्चे कल आते के साथ हम आपसे क्लास में सबसे पहले पूछेंगे, एकदम ऑरली क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। आज हमने जो पढ़ाया उसका टोपी का रंग कैसा था, कितने मील की दूरी पर वो चढ़ाई कर रहा था, ठीक है, वजन कहां पर वो लादे हुए था, बच्चे ये सब तमाम क्वेश्चन आपसे हम कल आते ही सबसे पहले पूछेंगे। क्यों? क्योंकि ये चेक करना होगा कि कल तक आपने चैप्टर को कितना समझा है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे मिलते हैं कल क्लास में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैप्टर का रिवीजन सारे बच्चे करके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।